नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी इस बहुत प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि किसी तरह के अपडेट से आप वंचित न रहे। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ही अपना YouTube चैनल है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में उद्देशिका की, प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में मैं डिफरेंस बता चुका था दोस्तों। यदि आपने ये वीडियो देख रहे हो आप, तो इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए ताकि इसको समझने में आसानी रहे। दोस्तों, इसके बारे में ये जो हमारे वर्तमान में जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसका एक मोटा मोटा खाका रूप है, प्रारूप है उसका। इसके बारे में हम प्रथम पार्ट में जिक्र कर चुके थे दोस्तों। कुछ मित्रों की डिमांड थी कि संप्रभुता शब्द हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं इसकी दोबारा से व्याख्या कर देता हूँ। संप्रभुता अंग्रेजी में जो इसका वर्ड है वो है सॉवरेनिटी। तो मित्रों, संप्रभुता नाम से ही पता चलता है कि अपने आप में प्रभु, यानी कि अपने आप में सर्वोच्च। तो सर्वोच्चता से क्या मतलब है कि पूरे विश्व में सर्वोच्च है या राष्ट्र में सर्वोच्च है। तो थोड़ा सा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। संप्रभुता से तात्पर्य है कि यानी कि राष्ट्र के भीतर कोई भी देश निर्णय लेने में सर्वोपरि होता है। कोई भी जो संप्रभु राष्ट्र होता है वो राष्ट्र की परिधि के भीतर, यानी कि राष्ट्र के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए सर्वोपरि होता है, तथा राष्ट्र के बाहर, यानी कि बाह्य मामलों में या राष्ट्र के बाहर या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो स्वतंत्र होता है। यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको जैसे लॉकडाउन से संबंधित इसका एग्जांपल लिया था कि यानी कि राष्ट्र के अंदरूनी मामले में कब लॉकडाउन लगाना है, कब हटाना है, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ये राष्ट्र के सत्ता के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि सत्ता के बाह्य और आंतरिक कोई भी निर्णय हो, इसमें कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि अंदर का कोई भी डिसीजन ले तो उसमें सरकार की जो सत्ता है जो या देश की जो सत्ता, सर्वोच्च सत्ता है, उसका निर्णय अंतिम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। और बाह्य कोई भी जैसे मैंने सीटीबीटी का एग्जांपल लिया था कि सीटीबीटी और एनपीटी जैसी जो संधियां हैं उन पे आज तक भी भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, उन संधियों के साथ उन्होंने अपना जुड़ाव नहीं किया है। तो ये भारत का पर्सनल डिसीजन है, यानी कि ये डिसीजन लेने में, ये निर्णय लेने में भारत पूर्णतया स्वतंत्र है। तो हम एक लाइन में संप्रभुता को ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च होता है तथा बाह्य मामलों में वह स्वतंत्र होता है। ऐसा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। तो मित्रों, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। बंधुता एक ऐसे बंधुता के बारे में ऐसे बंधुता स्थापित करना है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। कैसे? यानी कि व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाए हुए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता हो। यानी कि किसी भी तरह से जो राष्ट्र की एक अखंडता शब्द है उसका विनाश न करे या अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी बंधुता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर चुके थे इन सब के बारे में। तो दोस्तों, हम रिव्यू ले रहे हैं फटाफट। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये शब्द है 26 नवंबर 1949 वर्णित है, यानी कि ये संविधान लागू होने की तिथि है, इसलिए इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब तक? 26 नवंबर 2015 तक। लेकिन 26 नवंबर 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
मित्रों, इसके बाद में मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीन शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि 1976 से पहले अगर प्रस्तावना की बात करता है तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द नहीं थे। इसके बाद ये तीनों शब्द जुड़े हैं। यानी कि अगर प्रश्न ये आ जाता है कि संविधान प्रस्तावना के लागू होने के समय या संविधान के लागू होने के समय प्रस्तावना का प्रारूप था, और अगर उस प्रारूप उस ऑप्शन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या अखंडता शब्द जुड़े हुए हैं या उस ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो ऑप्शन सर्वथा गलत है। इसके बाद में हमने भारतीय संविधान की जो स्वरूप है, रूप है, भारत का जो रूप है वो कैसा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में बताया गया है। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। महत्वपूर्ण कथनों में एन के पालकीवाल ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि उद्देश्य का, स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा, किसको, उद्देशिका को, प्रस्तावना को। और साथ ही साथ जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी कि बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय माना है तथा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, जबकि के एम मुंशी ने क्या कहा है, जन्म कुंडली कहा है, जन्म पत्री कहा है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जन्म कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को कहा है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा और हृदय बी आर अम्बेडकर ने कहा है। सुभाष कश्यप ने एक मंजिल और नींव के आधार पर एक परिभाषा देते हुए समझाया है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अटालिका है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि शुरू से ही प्रस्तावना एक विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार प्रस्तावना की व्याख्या की है। अब उन व्याख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहला जो केस आता है हमारे सामने, बेरूवरी यूनियन मामला आता है जो 1960 में आया था। तो इसमें जो निर्णय दिया गया था, पहली बार प्रस्तावना के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया था। इसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी बताया, परंतु उद्देशिका को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया। यानी कि पहले जो वाद था, यानी बेरूवरी यूनियन मामला 1960 था, उसमें प्रस्तावना को किसका अंग नहीं माना गया था, संविधान का अंग नहीं माना गया था। जबकि जो लेकिन ये कहा गया था कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि ये संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। यानी कि उन्होंने क्या आदर्श स्थापित करने के लिए संविधान में क्या आदर्श होने चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, उन सब के विचारों की एक कुंजी या एक उनका संग्रह बताया है, किसको, प्रस्तावना को। और उद्देशिका संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया पहले बेरूवरी मामले में। बेरूवरी मामले को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये भारत और पाकिस्तान के एक डिस्प्यूट मैटर था। बेरूवरी एक नामक स्थान था, तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को ये लैंड दी थी। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा था इस मामले में कि आप किसी भी भारतीय राष्ट्र के किसी भी लैंड को, भारतीय राष्ट्र की जो लैंड है, ज़मीन है, उसको आप किसी दूसरे राष्ट्र को अगर सुपुर्द कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको संविधान संशोधन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन आप बिना संविधान संशोधन के अगर कोई मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें भारत की भूमि नहीं दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, सीधी बात ये है कि अगर आप भारत की भूमि है, यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 में उल्लेखित कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत का कोई भी शासित प्रदेश, उसमें से अगर आप किसी दूसरे देश को भूमि दे रहे हो तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो मामला आया, इसी में एक और मामला बता देता हूँ। निर्णय में ये तय किया गया कि भारतीय संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या में प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन कभी यदि संविधान की व्याख्या करने की बात आए तो आप प्रस्तावना को इसका आधार बना सकते हो। दूसरा जो मामला आया, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967।
ये पंजाब राज्य क्या था, गोलकनाथ 1967 में, और ये लैंड से रिलेटेड था। हालांकि इसमें जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित था ये, तो उस जब अनुसूची 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो उससे संबंधित ये मामला था। यानी कि आर्टिकल 31B इस जोड़ा गया था, तो उससे संबंधित ये मामला था। तो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 जजों की पीठ ने 6:5 के बहुमत से फैसला दिया, जिसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो उद्देशिका है उसको संविधान की मूल आत्मा माना गया। और गोलकनाथ जो मामला था 1967 में आया था, तो इसमें 11 जजों की पीठ थी और इसका फैसला 6:5 से आया था। परंतु इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सॉरी दोस्तों, मैंने जो आपको बताया अभी गोलकनाथवाद, वो लैंड से रिलेटेड नहीं था। लैंड से रिलेटेड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था। ये केरल के एक प्रसिद्ध संत थे, तो इनके पास काफ़ी भूमि थी। तो जब लैंड सेटलमेंट किया गया तो काफ़ी भूमि इनसे अधिग्रहित कर ली सरकार ने। तो इस मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। लेकिन इसी मामले में 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ बैठी सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की, और 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला दिया गया। ये दोस्तों ध्यान रखना, जजों की संख्या ध्यान रख लेना थोड़ा मोटा मोटा, और किस अनुपात में डिसीजन आया पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उद्देशिका को संविधान का पहली बार अंग माना गया तथा संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। अर्थात ये कहा गया कि आप संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। यानी कि पहला जो केस था बेरोवरीवाद, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। दूसरे में गोलकनाथ में नहीं माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से वाद में नहीं माना गया, कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। परंतु उद्देशिका को न्याय योग्य नहीं माना गया, अर्थात इसके आधार पर कोई, यानी कि ये नॉन जुडिशियबल है। यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी कि उद्देशिका के आधार पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की मांग नहीं कर सकता है, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्या उद्देशिका न्याय योग्य है, वाद योग्य है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है नहीं। यानी कि इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये 5वां केस आया जिसमें प्रस्तावना से संबंधित और कुछ कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना। हालांकि दोस्तों, मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया, और इसी वाद में ये भी कहा गया कि जो संसद है उसकी शक्तियाँ सीमित मतलब असीमित नहीं है। यानी कि संविधान संशोधन करने में ये आर्टिकल जो संविधान 24वां और 24वां संविधान संशोधन हुआ था उसके खिलाफ ये मामला आया था। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मूल ढांचे का वक्त आने पे समय समय पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट, संविधान के कौन कौन से भाग मूल ढांचे में आते हैं, उन सभी को धीरे धीरे व्याख्या की जाएगी। तो इसके बाद बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना, प्रस्तावना का संविधान का अंग माना। प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके बाद में LIC बनाम भारत संघवाद 1995, इसमें इस वाद में केशवानंद भारती केस को सर्वोपरि माना गया।
इस वाद में, यानी कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो डिसीजन था उस पर मोहर लगाई गई कि और तो सीधे सी बात यह है कि LIC बनाम भारत संघवाद में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। तो मित्रों ये सभी है, तो आप विशेष ध्यान रखिए, इन सब का क्रम भी ध्यान रखना। पहला है बेरुवारीवाद 1960, दूसरा है गोलकनाथवाद 1967, तीसरा केशवानंद भारती बनाम 1973, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, LIC बनाम भारत संघवाद 1995। जो शुरू के जो दो थे, बेरुवारीवाद और गोलकनाथवाद, उन दोनों में संविधान का प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो मित्रों इसके बाद में देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं कुछ समय दूंगा आपको और उस समय में आपको आंसर देने हैं। तो मित्रों कुछ न्यू टाइप क्वेश्चन है जो प्रस्तावना से बन सकते हैं। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं तो प्रस्तावना के बारे में आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हम बात प्रस्तावना की कर रहे हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संविधान संशोधन हुआ, वो 1976 में हुआ। अब बात 1950 की कर रहा है, हम डेट दे रखे हैं। तो उस समय प्रस्तावना का प्रारूप कैसा था, भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। पंथ निरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो इस समय नहीं था। इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सही हो सकता है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत है बिल्कुल। यानी कि उस समय ना तो पंथ निरपेक्ष था और ना ही समाजवादी था। तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यानी कि जो सही आंसर है वो सी है। कौन सा है सही आंसर? सी, यानी कि स है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत यानी कि ओपिनियन निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें उसकी झलक दिखाई देती है। जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों की झलक किसमें दिखाई देती है, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उद्देशिका, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। दोस्तों आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप गेस कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। आप प्रयास करेंगे, यदि आप गलतियां एग्ज़ाम में ना हो इसलिए आप गलतियां यही कीजिए ताकि वो गलतियां दोबारा से दोहराई ना जा सके। तो दोस्तों इसका आंसर है उद्देशिका, यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संविधान निर्माताओं के जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है वो प्रस्तावना में होती है, यानी कि प्रस्तावना को स्वीकार करने या प्रस्तावना को बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था
कि संविधान की रचना किन आदर्शों, किन प्रारूपों के आधार पर की जाए, यानी कि वो क्या है, एक नींव है, नींव के रूप में उद्देशिका की रचना की गई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इंडिया दैट इज भारत, सेल विल बी यूनियन ऑफ ए स्टेट। याद है कुछ दोस्तों। तो भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हिंदुस्तान जो शब्द है दोस्तों, आप पॉज कर सकते हो, इसको पॉज करके आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर है भारत तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा सही विकल्प ए। दोस्तों चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है समाजवाद, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम स्वराज, ऑप्शन नंबर 3 पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपके सामने कुछ कूट है, सही उत्तर का चयन कीजिए और कूटों के उपयोग से कीजिए। कूट 1 2 3, 1 3, 1 2 4, 2 3 4। तो 42वें संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं। तो 42वें संविधान संशोधन किसका, प्रस्तावना में उसके माध्यम से कौन कौन से शब्दों को इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे 3 वर्ड्स थे, कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द उस समय जोड़े गए थे। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास समाजवाद है और पंथ निरपेक्षता है। तो यानी कि इसका सही आंसर के हिसाब से जो कूट बैठेगा वो 1 और 3, यानी कि इसका सही आंसर है, सही विकल्प है बी। सॉरी दोस्तों, ये गलत है, 1 और 3, यहाँ विकल्प बी ब होना चाहिए। मैं इसको सुधारने, विकल्प बी, सही विकल्प इसका बी है, ब है, 1 और 3। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता इसका सही आंसर है इस प्रश्न के अनुसार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। प्रश्न एक बार पुनः मैं पढ़ देता हूँ। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हम कथनों की बात करते हैं। पहला कथन, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, यानी कि मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। तो क्या ये सही है, तो आप डिसाइड कीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, क्या उसकी प्रकृति न्याय योग्य है या नहीं है, इसका डिसीजन आप लीजिए। इसके बाद इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, क्या कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसके बाद चौथा ऑप्शन, चौथा जो कथन है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कूट है केवल 1 और 2, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पहला कथन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन सही है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा, बिल्कुल गलत है ये। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। क्या संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती है, क्या ये रद्द कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी।
यानी कि 1 2 4 इसका सही आंसर है 1 2 4। तो मित्रों इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी ये प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसमें मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी मैं थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ सारे प्रश्न की। इसमें देखिए दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव की अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकती है। चौथा जो ऑप्शन है, रद्द नहीं कर सकती है कौन? प्रस्तावना। संविधान के यानी कि सीधी सी बात है कि इस प्रस्तावना को क्या जस्टिसेबल नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, यानी कि जो विशिष्ट प्रावधान है उनको रद्द नहीं कर सकती है ये। तो 1 2 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यानी कि आमुख से मतलब प्रस्तावना, मुखौटा, तो उसका भारत के सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको प्रियम्बल पूरी याद है, प्रस्तावना आपको पूरी याद है, तो आप इस प्रश्न को बखूबी आराम से कर सकते हो। दोस्तों, प्रस्तावना के जितने भी प्रश्न हैं वो उसके याद होने से संबंध रखते हैं, यानी कि प्रस्तावना आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। और इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, इसको बार बार आप रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे हम हनुमान चालीसा या कोई भी प्रतिज्ञा वगैरह याद करते हैं तो उसे बार बार हम बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिले तो शुरू हो जाओ। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इस तरह से बोलते जाओ इसको। और जहाँ भी आपको मिस्टेक हो वापस उसको देख लीजिए। तो दोस्तों, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसमें से 2 आ गए, यानी कि पहला कथन सही है। दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार यानी कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। उनमें यह है, अवसर की समानता की बात की गई है, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, व्यक्ति के गरिमा की बात की गई है। तो इसमें 1 2 3 चारों ही सही है। चारों कोटों की बात करते हैं तो चारों ही जो कथन है वो सही है, यानी इसका सही विकल्प है विकल्प द, यानी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही है? ये यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, 2 अभिकथन, कौन से 2 कथनों के बारे में बात करनी है अपने को। 2 कथन कौन से सही हो सकते हैं? पहला है न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। तो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, न कि आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तीसरे कथन की बात करते हैं कि हैसियत यानी स्टेटस, चरित्र और अवसरों की समानता। चरित्र और अवसरों की समानता यानी कि प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा क्या है? चरित्र ही है, यानी कि चरित्र और अवसरों की समानता। और चौथा जो कथन है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। भाईचारा शब्द कहीं पे भी नहीं है, बंधुता है। और प्रतिष्ठा और सम्मान, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाली बंधुता की बात की गई है। यानी कि इसमें जो सही कूट होंगे वो 1 और 3 हो सकते हैं। तो 1 और 3, 1 और 4, 3 और 4, 1 और 2, यानी कि चौथा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ब और से कट जाएंगे
और एक और दो, दो बिल्कुल गलत है तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर रहा सिर्फ एक और तीन, यानी कि आंसर इसका सही विकल्प है ए। कूटों के अनुसार सही विकल्प एक और तीन है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। ये प्रस्तावना में इसका ये अभिकथन सही है प्रस्तावना के अनुसार। और हैसियत, चरित्र और अवसरों की समानता। तो मित्रों, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अंग है। हमने अभी 5 वादों की बात की थी, उनमें से किस वाद में ये बताया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो पहला जो केस है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 में बात की थी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये आप बताइए। कुछ समय का मैं आपको वक्त देता हूँ। तो मित्रों, इसका सही आंसर है बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, ना इसमें बेरोवारी है, ना गोलकनाथ है, ना केशवानंद है। ठीक है, बेरोवरी और गोलकनाथ में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ, बोमई और एलआईसी, इन सभी में क्या माना गया था, तो केशवानंद, बोमई और एलआईसी, इन तीनों में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। कि इसका सही आंसर है, सही विकल्प है स। तो आपको सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तथा दोस्तों, आप अपना जो ओपिनियन है, जो रिप्लाई है, कोई भी आपकी क्वेरी है, रिक्वायरमेंट है, वो दोस्तों आप बताइए हमें। तभी हमें पता चलेगा कैसे कंटेंट आपको चाहिए, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि वीडियो में किसी तरह की कोई गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को। आज के लिए इतना ही।